हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं और उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने अगर क्लासेस नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वो क्लासेस डाल दूँगी, उनके लिंक दे दूँगी और देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हैं, चलिए आज के हमारे नए रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और ये सबको पता है ये कौन है। ये हैं राष्ट्र कवि। ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं, इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए ही ज़्यादातर लिखी हैं, जो भारतीय संस्कृति जैसे भारतीय मातृभाषा, तो ये इन सब पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इसीलिए इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो इनके काव्य संग्रह, गद्य संग्रह और निबंध संग्रह तीनों पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग काव्य संग्रह के बारे में देखेंगे, फिर गद्य संग्रह, फिर निबंध संग्रह। तो चलिए अब हम इनके काव्य संग्रह पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें हमने वही लिखे हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, इतने ज़्यादा लिखे हैं कि मतलब याद करेंगे क्या उनका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वो आते तो हैं नहीं एग्ज़ाम पेपर में। जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो उन्हीं के आप लोगों ने मतलब देखा तो होगा ही, तो उन्हीं के बारे में मतलब रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, रश्मि रस थी, नीम के पत्ते। तो आप लोगों ने देखा होगा रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, ये 4 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और रश्मि रति, ये तो जैसे ऐसी है जो एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर पूछी जाती है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। मैं वही इम्पोर्टेंट जो हैं उनके आगे लिखे दे रही हूँ, ये नहीं कि आप लोगों को बाद में समझ में ना आए कि कौन सी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर में पूछी गई हैं, कौन सी वो हैं जो नहीं पूछी गई ज़्यादा। तो ये इधर ऊपर 4 और एक ये, इसमें से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट जो होता है वो है रेणुका, रश्मि रति और हुंकार, कुरुक्षेत्र। द्वंद्व गीत भी है, लेकिन ये तो 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे भी और देखते हैं। तो चलिए अब इसके आगे की देखते हैं। नील कुसुम, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, बापू, मिर्च का मज़ा, हारे को हरि नाम। इसमें से उर्वशी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये हारे को हरिनाम भी कभी कभार पेपर में पूछी जाती है। और प्रतीक्षा, ये परशुराम की प्रतीक्षा, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी जो आती ही हैं एग्ज़ाम पेपर में। तो इन 3 के नाम ये, और इससे पहले जो भी 5 बताई वो तो किसी भी हालत में मत भूलना, चाहे किसी भी एग्ज़ाम पेपर में आए। तो इसीलिए मैंने एक जगह पे सारी लिख दी हैं, जिससे आप लोगों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और वो ऐसा भी नहीं है जो एग्ज़ाम पेपर में नहीं पूछी जाती, वो वाली मैंने लिखी हूँ, वही लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग पेपर देते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब अब इनके हम निबंध संग्रह के बारे में देख लेते हैं, जो इनके इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान। तो ये अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, ये ऊपर की 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें आप लोग किसी भी हालत में मत भूलना,
निबंध संग्रह इनके ये हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो निबंध संग्रह हैं इन्हें राष्ट्र कवि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखो इसमें राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता, हमारी संस्कृति, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, ये सब राष्ट्र के हित के लिए हैं। तो जो सारी राष्ट्र के हित के लिए हैं, तो वो जो राष्ट्र के में एक अपना अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं, तो इसीलिए उनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब उसके आगे के निबंध संग्रह जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता, बोध, विवाह की मुसीबतें। तो ये इतने सारे हैं निबंध संग्रह इनके, तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इतना तो खुद ही समझ रहे होंगे कि इसमें कौन से ऐसे हैं जिन्हें आपको किसी भी हालत में भूलना ही नहीं है, जो एग्ज़ाम पेपर में आते ही आते हैं। तो ये एक साथ सारे लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर याद रख सकें तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि आप कितना याद कर पा रहे हैं। लिखना तो कॉपी तो सब भरते रहते हैं, उसका मतलब कोई बनता नहीं है। आप इतना डिफरेंस कर करके याद करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इनकी कौन सी हैं जो एग्ज़ाम पेपर में बहुत आती हैं और जो पूछी जाती हैं, वो आपको कितनी याद है। और महादेवी वर्मा, इससे पहले जो जो जयशंकर प्रसाद वगैरह पढ़ चुके हैं, तो ये सारी मतलब एक पास आप लिखेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज होंगे कि ऊपर नीचे। तो ऐसे याद करने की कोशिश करिए, सारी मेमोराइज करिए कि कौन सी है। इसीलिए तो हमने आप लोगों की सुविधा के लिए ही इनकी साथ में पिक्चर्स भी लगा दी हैं कि आप लोगों को कोई वो ना हो कि नहीं ये उनकी है, ये उनकी है। तो अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे ना, तो साथ में पिक्चर लगी हुई है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ वट पीपल लिखी थी तो उसके सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की पिक्चर थी, तो ये इसका मतलब ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग ज़रूर कभी ना कभी, चाहे कैसे भी हो, आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि इसके साथ इनकी पिक्चर थी तो ये इन्होंने लिखी होगी। तो चलिए अब इनके गद्य संग्रह भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनके गद्य संग्रह देखते हैं। हमारी संस्कृति और एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय। अब देखिए जैसे कि ये बहुत अधिक पूछी जाती है, मतलब पूछी जाती है, ऐसा समझ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम पेपर में है तो ये अगर ऐसी है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तभी मैंने इसको अलग से मार्क कर दिया है, अलग कलर से, जिससे आप लोग को याद। देश विदेश, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, मेरी यात्राएं, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, शुद्ध कविता की खोज। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें देखना आप लोग खुद ही देखिए कि सब भारत की ही संस्कृति से जुड़ी हुई है। देखिए ये देखिए, हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति के 4 अध्याय, देश विदेश और मेरी यात्राएं, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी। तो ये आप लोग खुद देख लीजिए कि ये राष्ट्र कवि अगर जाने जाते हैं या जाने गए हैं तो ये क्यों जाने गए हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और किसी की देखिए कहानी, रचनाएं जो कुछ भी हैं, तो उनके में राष्ट्र को लेके हर टॉपिक राष्ट्र से रिलेटेड या संस्कृति या भाषा जो हमारे देश के लिए है, तो वो नहीं है, ऐसा वो उनके में नहीं है, तभी उनको राष्ट्रकवि के रूप में नहीं जाना गया है। इनको राष्ट्रकवि के रूप में जाना गया क्योंकि इनकी सारी रचनाएं, गद्य, काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, जो कुछ हैं, ये सब राष्ट्र से ही रिलेटेड। आप लोग खुद देख लीजिए तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार इन्हें ऐसा क्यों कहा गया है। तो चलिए अब हम आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में अगले लेखक के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग अपने आप टॉपिक बताएंगे कमेंट में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग खुद बता दीजिए कमेंट में कि कौन से ज़्यादा सही रहेंगे, जिससे कि हमको भी थोड़ा सा आइडिया होता रहेगा कि किसके बारे में पढ़ना है आप लोगों को, कि किनकी एक पास सारी पढ़नी है। ऐसे में वैसे तो मैं तो पढ़ा ही रही हूँ एक एक करके लाइन से, तो
आप लोगों को उसमें भी अगर उसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप लोग खुद से बताएंगे तो फिर आप लोग के अनुसार हम उसी तरह से क्लास लाते रहेंगे। वरना हम तो सोच रहे थे कि एक हिंदी अभी शुरू कर दी है, अब साइंस पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग साइंस की क्लासेस चाहते हो तो बताइएगा, साइंस के कुछ क्लासेस लेके आएंगे। और अगर हिंदी ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो अभी पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर साइंस शुरू करेंगे। वैसे मैं तो सोच रही थी दोनों पैरेलल लेके चलेंगे, जो आप लोगों को दोनों पढ़ने में आसानी रहेगी। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और एक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।